नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अब केंद्र सरकार वापस लेगा। यह वो संपत्ति है जिसको 2014 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने एक गुप्त नोटिफिकेशन जारी करते हुए 123 प्राइम लोकेशन की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। इस सारे खेल में कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद उनका रोल है और उन्होंने किस तरह से सोनिया गांधी के थ्रू सरकार से यह फैसला कराया, ये अब चीजें खुलकर आ रही हैं। लेकिन इस मामले में जब केंद्र ने यह तय किया है कि ये प्रॉपर्टियां वापस ली जाएंगी क्योंकि ये आनन फानन में और एक बाकायदा वोट लेने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये प्राइम लोकेशन की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को, दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी, अब ये वापस ली जाएंगी। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान बाकायदा केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब ये मामला कोर्ट में है तो ऐसे में केंद्र ये संपत्तियां वापस कैसे ले सकता है। ये कोर्ट की अवमानना है। हालांकि आपको बता दें कि जब यह मामला हाई कोर्ट में गया था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ही इसके मामले में एक समिति का गठन किया था और समिति का गठन करते हुए उसमें रिटायर हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक 2 सदस्यीय बेंच बनाई थी और कहा था कि इन प्रॉपर्टियों की जांच हो और यह समिति अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और तब इस रिपोर्ट के आधार पर देखा जाएगा कि होना क्या है। अभी तक आपको बता दें जिस तरह का खेल यह दिल्ली में हुआ, इस तरह का वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्तियों को लुटाने का खेल वोट लेने के लिए पूरे देश में हुआ और यह देश की आजादी के बाद से यह लगातार होता रहा, जिसके कारण आज पूरे भारत के अंदर लगभग 6 लाख ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड के पास हैं और इसके कारण से रेलवे और आर्मी के बाद तीसरा सबसे बड़ा यदि कोई जमीनों का मालिक भारत के अंदर है तो वो वक्फ बोर्ड है। और सवाल यह उठ रहा है कि इस वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से। तो आपको बता दें कुछ प्रॉपर्टियां तो इनके पास कब्जे की हैं, अवैध रूप से कब्जे किए हुए हैं, लेकिन कुछ इनके पास वैध भी हैं और ये वैध भी वो वैध है जो कांग्रेस की सरकार ने कानून बना करके 1964 में वक्फ बोर्ड को संपत्तियां दी गई। कहा यह गया कि इस भारत के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में तो बहुत सारे मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले गए क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था और मुस्लिमों ने यह कहा था कि हम भारत में नहीं रह सकते, हमें तो अलग देश चाहिए, हम तो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते जो गाय को माता मानते हो, गाय को पूजते हो, हमें तो गाय का मांस खाना है। और इसलिए एक देश अलग बना। लेकिन जो भारत के अंदर से अपने खेत खलियान मकान छोड़ करके पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, वो जो प्रॉपर्टी यहां रह गई उसको वक्फ बोर्ड 1966 में बनाया गया और कुछ मुस्लिम संगठनों ने यह दावा किया कि ये तो भाई मुसलमान भाइयों की है तो ये हिंदुओं को ना दी जाए। कुछ जमीन सरकार ने रखी अपने पास जो प्राइम लोकेशन पे थी और शहरों के अंदर थी, लेकिन उसमें से ज्यादातर संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया जो खेत थे, मकान थे और यह कहा गया कि यह तो वक्फ बोर्ड की है, इसको शत्रु संपत्ति बोला गया। पाकिस्तान चले गए हैं तो वो तो शत्रु हो गए। यह शत्रु संपत्ति पर अधिकार किसका? तो सरकार का। सरकार के पास रहेंगी, लेकिन सरकार से आप कब्रिस्तान बनाने के लिए और आपको बता दें इसमें जो है दरगाह बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए आपको जब जरूरत हो आप सरकार को एक एप्लीकेशन दीजिए कि भाई हमें जो है कब्रिस्तान बनाने के लिए जमीनें चाहिए, तो वो जो शत्रु संपत्ति है जो पाकिस्तान गए हुए लोगों की है उनमें से सरकार नोटिफाइड करके और एक नोटिफिकेशन के जरिए वक्फ बोर्ड को वो जमीन दे देगी। कानून बनाया। अब इसमें भी ये कानून बना दिया कि यदि किसी प्रॉपर्टी पर यह वक्फ बोर्ड दावा करता है कि यह खेत हमारा है, यह तो उस व्यक्ति का है जो पाकिस्तान चला गया, आपने यदि उसको पैसे देकर भी खरीदा तो यह आपका अधिकार नहीं है। अगर दावा कर दिया तो उस दावे को आप क्लेम करने के लिए, अपनी सुनवाई करने के लिए साधारण कोर्ट में नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड का एक ट्रिब्यूनल है
और ट्रिब्यूनल में ही आपको सुनवाई करनी पड़ेगी। अब ट्रिब्यूनल में ये कंडीशन है कि उसमें जो सुनवाई करेंगे वो जज साहब मुस्लिम ही हों, ये उस ट्रिब्यूनल की कंडीशन है। अब आप समझिए, जब ट्रिब्यूनल में जज मुस्लिम है तो इसका मतलब एक धर्म विशेष का हो गया, और वहां यह तय होना है कि यह संपत्ति किसी हिंदू की है या मुस्लिम की है। यह उस व्यक्ति की है जो पाकिस्तान गया था छोड़कर। अब आप भले ही ये कहें कि साहब वो पाकिस्तान जो गया था, वो आदमी का जो खेत कोई जोत रहा था वो तो मैंने खरीदा है पैसे देके, कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर वक्फ बोर्ड की सुनवाई ट्रिब्यूनल में हो रही है, ट्रिब्यूनल में यह तय कर दिया गया नहीं ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है तो खाली करनी पड़ेगी। इसी तरह का खेल चलता रहा, और भारत के अंदर आपको बता दें अभी तक 6 लाख एकड़ भूमि, जी हां बहुत बड़ा आंकड़ा है, 6 लाख एकड़ भूमि पूरे भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। 2020 के राष्ट्रीय वक्फ प्रबंधन तंत्र का यह आंकड़ा है कि भारत के अंदर 6,16,732 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। और यह तब है जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और एक जमीन का टुकड़ा भारत से काटकर पाकिस्तान के नाम से इस्लाम धर्म के मानने वालों ने अलग ले लिया। ये ठीक ऐसे है कि दो भाई का अगर बंटवारा होना हो, झगड़ा हो जाए, वो पिता से कहें हमारे खेत बांट दो, और पिता खेत बांटे तो परिवार की स्थिति देखकर, परिवार में सदस्यों को देखकर यदि पिता तय करे कि एक को ये खेत दूसरे को ये खेत, तो वो अपने बच्चों को इस खेत दूसरे में छोड़ दे कि भैया आप जो है इसमें रह सकते हो, और फिर यहां भी अपना दावा धीरे धीरे ठोकने लगे। ये जो प्रॉपर्टियों को इस तरह से बंदरबांट की गई, जिसके कारण आज सेना और रेलवे के बाद तीसरा बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक यदि इस देश में कोई एक बोर्ड है तो वो ये वक्फ बोर्ड है। और अब वक्फ बोर्ड की हालत देखिए कि दिल्ली की प्राइम लोकेशन में चुनाव होने हैं, 2014 के चुनाव की घोषणा होनी थी, और इस चुनाव में कांग्रेस को यह लगने लगा था कि वो सत्ता में वापसी शायद ही करें, तो मुसलमानों को कैसे खुश किया जाए, ये जब विचार विमर्श चल रहा था तो यहां सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो सोनिया मैडम को एक सलाह देते हैं कि मैडम जी यदि मुसलमानों को खुश करना है तो इनको कुछ ऐसा गिफ्ट दे दिया जाए ताकि मुसलमानों में, देश के अंदर यह मैसेज जाए कि कांग्रेस तो केवल मुसलमानों के लिए विचार करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण में सबसे ऊपर वाला दल है, और इसलिए अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो गए तो ये मैसेज पूरे देश के मुसलमानों में जाएगा कि कांग्रेस तो मुस्लिमों के लिए ही काम करती आई है। यह सलमान खुर्शीद की सलाह सोनिया मैडम को पसंद आ गई और तत्काल मनमोहन सिंह को इसमें इन्वॉल्व किया गया और तय कर दिया गया ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी दिल्ली की प्राइम लोकेशन की जो हैं, जिनकी अरबों खरबों में कीमत है, मथुरा रोड, कनॉट प्लेस, आपके अशोका रोड, ये दिल्ली के हार्ट जैसी जगह है, ऐसी जगह की प्रॉपर्टी देना तय हुआ। लेकिन इसके लिए यह तय हुआ भाई क्या करना क्या है, क्योंकि कोई मांग तो करेगा। तो आनन फानन में वक्फ बोर्ड को, दिल्ली वक्फ बोर्ड को कहा गया कि आप जो है केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखिए, क्योंकि तरीका है, कब्रिस्तान बनाना है, कुछ बनाना है, कुछ बनाना है, आप लिखिए। तो आपको बता दें किस तरह की एक साजिश की गई है ये जमीन देने के लिए। तारीख आप नोट करेंगे तो 27 फरवरी 2014 को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई हमको जो है कब्रिस्तान और बाकी चीजें बनाने के लिए, दरगाह बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए जगह चाहिए, तो हमें यह जगह कृपया करके केंद्र सरकार प्रदान करे। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी ऐसी चिन्हित की गई थी जिसपे केंद्र सरकार का कब्जा था। 27 फरवरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड केंद्र को चिट्ठी लिखता है, और आप देखिए कि कितनी तीव्रता से काम होता है। एक सीक्रेट नोटिस जारी किया जाता है, नोट जारी किया जाता है यूपीए के द्वारा। प्रस्ताव मिलने के 7 दिन के अंदर 5 मार्च 2014 को ये 123 दिल्ली की प्रॉपर्टियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाती हैं। इस तरह का कारनामा कांग्रेस ने किया है। ये तो एक कारनामा दिल्ली का खुला है
पूरे भारत के अंदर इस तरह के कितने कारनामे वोट लेने के लिए हुए हैं, यदि आप ये जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि देश को लुटाने के लिए देश की आजादी के पहले से ही षड्यंत्र होते रहे हैं। जहां एक तरफ भारत में मंदिरों को सरकार अधिग्रहण करती रही, उनका चंदा चढ़ावा लेती रही, यानी हिंदुओं को तो जो उनका खुद का दान है वो भी इनको चाहिए। सरकारी संपत्ति जो भी है उसमें से एक मंदिर कहीं नहीं बनने दिया। और मुसलमानों की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए सरकारी संपत्तियों को इसी तरह लुटाया गया। एक नोटिफिकेशन, एक एप्लीकेशन दीजिए, लो भाई आपके लिए जमीन। यह इस देश में खेल होता रहा। आज जब खुलासा हो रहा है तो अमानतुल्लाह खान जैसे नेता केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि वो कुछ भी कर लें, हम ये जमीन वापसी नहीं करेंगे। आपको ये बता दूं कि दिल्ली की इन प्राइम लोकेशन पर 123 जो लोकेशन हैं, इसमें कई जगह मस्जिद बना दी गई हैं। जिस दिन ये मस्जिद हटाई जाएंगी, आप हमेशा देखते हैं कि एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि मोदी मुस्लिम विरोधी। ये कौन बताएगा कि इस तरह की सरकारी संपत्ति देश की प्राइम लोकेशन में कांग्रेस ने किस तरह से साजिश के तहत वक्फ बोर्ड को लुटाई थी। ये जानकर आज जब पता लग रहा है, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, वो कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान कि साहब ये जो है प्रॉपर्टी हम लेने नहीं देंगे क्योंकि कोर्ट में केस है। लेकिन आपको बता दूं, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ही आदेश था और रिटायर जज एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली दो सदस्य की समिति बनी थी, उसी का ये सूचना थी। और उसमें गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर अभी तक कोई अधिपत्य नहीं था, ऐसा बताया गया था। लेकिन 2014 में जिस तरह से ये संपत्तियां दी गई, कांग्रेस की मंशा बिल्कुल साफ है। अब यह भी सवाल उठता है कि पूरे देश में इस तरह की कितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दी गई है, इसकी एक विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल वही है कि जिन पर अब बरसों से वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, कई जगह तो मार्केट बना दी है, कई जगह होटल बना दिया है, कई जगह उस पर फैक्ट्रियां लगा दी गई हैं, तो क्या अब वो प्रॉपर्टियां वापस ली जा सकती हैं? और अगर लेने का अभियान चलेगा तो क्या इस देश में अराजकता नहीं फैलाई जाएगी? आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उत्तराखंड में जब रेलवे की प्रॉपर्टी जो कब्जाई हुई है उसको खाली कराने के लिए जैसे ही वहां प्रशासन शासन कोर्ट के आदेश के बाद पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक में तत्काल एप्लीकेशन डाल दी गई और रोक भी लग गई कि साहब जब तक इनके बसाने का आप इंतजाम नहीं कर सकते तब तक इनके घर नहीं तोड़ सकते। अवैध कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ दिल्ली के मेहरौली में जहां लोग रह रहे हैं, इनके लिए कोई सर्दी नहीं है, कोई मर्सी नहीं है और कोर्ट का आदेश हो गया, कोई स्टे भी नहीं है और बुलडोजर लगातार चला। यह है इस देश की न्यायपालिका, यह है इस देश का न्याय। और आप कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यूं कहने वाले हिंदुओं को उपदेश देते हैं कि साहब आप कैसे बना सकते हो, कैसे ऐसी बात कर रहे हो, ये एक सेकुलर देश है, इसको सेकुलर देश बताया जाता है। इस सेकुलर देश कहे जाने वाले देश में इस तरह की जब पक्षपातपूर्ण रवैया सरकारें करती आई हैं और करती हैं, तब क्या कहेंगे आप? कौन न्याय करेगा? किससे उम्मीद करें? मोदी सरकार 2014 के बाद से आई है, लेकिन इनके खिलाफ जिस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, मोदी को और मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने में पूरा मीडिया और विदेश के बैठे हुए साजिशकर्ता जॉर्ज सोरोस जैसे लोग अरबों खरबों रुपया खर्च करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये मोदी सरकार 2024 में फिर से वापसी ना कर जाए। ऐसे में सरकार के सामने ये बहुत बड़ा संकट है कि वो नीतिगत फैसले ले या फिर 2024 का चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाए। बहुत बड़ा धर्म संकट है, लेकिन हम सब देशवासियों को कम से कम ये समझना तो पड़ेगा कि पहले की सरकारों ने, खासतौर पे कांग्रेस की सरकार ने, किस तरह से इस देश के अंदर तुष्टीकरण के कारण सनातन और हिंदुओं को कुचलने का काम किया है। वहीं दूसरे एक विशेष धर्म को, खाली मुसलमान नहीं,
अन्य धर्मों को भी बढ़ावा देकर फूट डालने का काम किया है। वंदे मातरम।